आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के वीडियो जो है मेरा, वह सकल कुल आय में से की गई कटौतियों का ही दूसरा भाग है। ये मैंने पहले आपको बताया था कि कुल आय की गणना करने के लिए सकल कुल आय में से कौन कौन सी कटौतियाँ की जाती है, उसी का दूसरा भाग मैं आज आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इस संबंध में लिखी विभिन्न पुस्तकों और वेबसाइट का उपयोग किया है। मैं चाहूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा है कि बहुत अधिक मैं इस चैप्टर को नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए प्रमुख कटौतियों को यहाँ पे मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो हम जो पढ़ रहे थे उसमें था भुगतानों के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ। इसमें एक कटौती आती है धारा 80G। ये पुण्यार्थ संस्थाओं अथवा विशेष कोषों को दिए गए दान के संबंध में कटौती प्रदान करती है। उस संबंध में हमें आयकर से छूट प्राप्त होती है। यह कटौती किसे मिलती है? तो सभी प्रकार के करदाता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या कंपनी हो, सभी को यह कटौती मिलती है। इसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त है दान मुद्रा के रूप में दिया गया हो। वस्तु के रूप में अगर दान दिया गया है तो वो कटौती के लिए स्वीकार नहीं होता। यदि दान की राशि 2000 रुपये से अधिक है तो इसे रोकड़ के अलावा अन्य माध्यम, चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से दिया जाना आवश्यक होगा। दान किसी विशेष जाति, वर्ग अथवा धर्म के हित के लिए ना हो, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, स्त्रियां और बच्चे किसी जाति के नहीं माने जाते हैं। आगे बढ़ें तो ये दान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला बिना सीमा वाले दान, दूसरा सीमा वाले दान। बिना सीमा वाले दान से आशय है कि ऐसे दान जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात जो सकल कुल आय होती है वहाँ तक की छूट इस धाराओं के अंतर्गत मिल सकती है। इसके भी दो भाग हैं। पहला जिनके संबंध में 100% कटौती स्वीकृत होती है और दूसरा जिनके संबंध में 50% कटौती स्वीकृत होती है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो बिना सीमा वाले दान जिनके संबंध में 100% कटौती स्वीकृत होती है, उसकी एक सूची मैं आपके सामने पढ़ते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आप पुस्तकों से कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, दूसरा है प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय सहायता कोष, तीसरा जो अब इस वर्ष नया बना है प्रधानमंत्री अथवा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 हेतु निर्मित सहायता कोष, प्रधानमंत्री का आर्मेनिया भूकंप सहायता कोष, अफ्रीका फंड जिसमें भारत का अंशदान जाता हो, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, भारतीय विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाएं, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का भूचाल राहत कोष, जिला साक्षरता समिति को दिया गया दान, राष्ट्रीय रक्त ट्रांसफ्यूजन काउंसिलिंग अथवा राज्य रक्त ट्रांसफ्यूजन काउंसिलिंग को दिया गया दान, गरीबों को चिकित्सा राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष, सेना तथा वायु सेना का केंद्रीय राहत कोष तथा भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े का परोपकारी कोष, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का साइक्लोन राहत कोष, बीमारियों का राष्ट्रीय सहायता कोष, मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल का राहत कोष, राष्ट्रीय खेल कोष, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास और उपयोजन निधि, गुजरात में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए गुजरात सरकार द्वारा स्थापित कोष, राष्ट्रीय स्वपरिणयता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तग्रस्त व्यक्ति हेतु कल्याण कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष,
केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में दान और राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि में दान। ये दान ऐसे हैं जिनके संबंध में 100% कटौती स्वीकृत होती है। आगे बढ़ें तो बिना सीमा वाले दान हैं जिनके संबंध में 50% कटौती प्राप्त होती है, अर्थात जितनी की राशि का हम दान करेंगे उसके 50% के बराबर कटौती प्राप्त होगी। जैसे कि हमने यदि 10,000 रुपये दान किया तो केवल हमें 5,000 रुपये की कटौती मिलेगी। इसमें है जवाहरलाल नेहरू जी का स्मृति कोष, प्रधानमंत्री जी का अकाल सहायता कोष, इंदिरा गांधी जी का स्मृति कोष और राजीव गांधी फाउंडेशन कोष। इन 4 चीज़ों में अगर हम दान देते हैं तो दिए गए दान के 50% के बराबर कटौती स्वीकृत होती है। इसके बाद बात आती है सीमा वाले दान के संबंध में, जिनके संबंध में 100% कटौती प्राप्त होती है। इसमें है सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता हो, कोई भी अनुमोदित संस्था हो या संघ हो, इनको यदि परिवार नियोजन प्रोत्साहन हेतु दान दिया जाता है तो वो सीमा वाले दान के अंतर्गत कटौती योग्य होते हैं। हम आगे बढ़ें तो दूसरी चीज़ इसमें आती है कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन अथवा भारत में स्थापित एवं केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित खेल कूद के संघ अथवा संस्था को निम्न कार्य हेतु दिया गया दान। इसमें पहला है भारत में क्रीड़ा और खेलकूद के संबंध में अवसंरचना के विकास के लिए, अर्थात स्टेडियम बनाने या खेल मैदान को विकसित करने के लिए। दूसरा है भारत में क्रीड़ा या खेल कूद के प्रायोजन के लिए। ऐसे वाले दान जिनके संबंध में 50% कटौती प्राप्त होती है, इसमें है सरकार स्थानीय सत्ता को पुण्यार्थ कार्य हेतु, लेकिन इसमें परिवार नियोजन शामिल नहीं होगा। अन्य कोई कोष अथवा संस्था जो पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित हो तथा निम्न शर्तें पूरी करते हैं। पहला, इसकी आय पूर्णतया कर मुक्त हो। दूसरी बात है इसकी आय केवल पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती हो। तीसरी बात है यह संस्था अथवा कोष किसी विशेष जाति अथवा धर्म के लिए ना बनी हो। और चौथी बात है इनका हिसाब किताब नियमित रूप से रखा जाता हो। पांचवी बात है इसमें यह एक पुण्यार्थ ट्रस्ट हो तो किसी कानून के रूप में रजिस्टर्ड हो। ये बार बार हम यहाँ पे एक सीमा की बात कर रहे थे, उसके बारे में आपको जल्दी बताता हूँ जब ये दान को पूरा कर लें। संस्था अथवा कोष का कमिश्नर द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कोई ऐसी सत्ता जो मकान बनाने अथवा शहरों कस्बों का योजनाबद्ध विकास तथा सुधार करने के लिए किसी कानून के अंतर्गत संगठित हुई हो। केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसा निगम जो अल्पसंख्यक लोगों के हितों को उन्नत करने के लिए बना हो। अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा गिरजाघर अथवा ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के स्थान अथवा राज्य भर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूजा के स्थान उसके मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए अगर दान दिया गया है। हम बार बार जैसे बात कर रहे थे सीमा वाले दान, सीमा वाले दान, तो सीमा वाले दान के संबंध में सीमा क्या होती है? सीमा अर्थात क्वालिफाइंग अमाउंट, जिसके 100% या 50% के बराबर ही कटौती मिलती है। इसकी गणना हम इस प्रकार करते हैं। सकल कुल आय अर्थात जिसमें वेतन, मकान संपत्ति, व्यापार एवं पेशा, पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों की आय को जोड़कर लिखा जाता है। इसमें से हम घटाते हैं धारा 80C से 80U तक की कटौती। इसमें हम धारा 80G को छोड़ देते हैं। दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ घटाने के बाद अर्थात A में से B को घटाने के बाद जो शेष बची हुई राशि है, जिसे हम C मान लेते हैं, इस C की राशि का 10% जो होगा यही क्वालिफाइंग अमाउंट होता है। अर्थात इस सीमा से अधिक हम
इसके अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं कर सकती। अगली बात आती है धारा 80 GG। किराए के भुगतान के संबंध में यह कटौती प्राप्त होती है। किसे मिलती है? तो एक ऐसे व्यक्ति को जो गैर वेतनभोगी करदाता हो अथवा वेतन पाने वाला ऐसा करदाता हो जो किराए के मकान में रहता है तथा उसे अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है, उसके द्वारा चुकाए गए किराए के संबंध में यह कटौती स्वीकृत या प्राप्त होती है। कटौती की मात्रा कितनी होती है? तो जो मैं भी 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, इसमें जो राशि सबसे कम होती है वही कर मुक्त होगी। पहला, चुकाया गया किराया माइनस कुल आय का 10%। कुल आय के बारे में आपको आगे बताऊंगा, इसलिए स्टार बना हुआ है। कुल आय का 25% और तीसरा होता है 5,000 रुपये प्रति माह अधिकतम। यहाँ पर कुल आय से आशय होता है सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौती घटाएंगे, लेकिन इसमें धारा 80 GG को छोड़ देंगे। इसमें दीर्घकालीन पूंजी लाभ घटाएंगे और धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ घटाएंगे। इसके बाद जो राशि बचती है वह कुल आय होती है। इसी राशि का 10% या 25% हम लेते हैं। अब आयों के संबंध में भी बहुत सारी कटौतियाँ मिलती हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सभी कटौतियों को नहीं बता रहा हूँ। जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण कटौतियाँ हैं या जो उनके कोर्स में या जो उनकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बस इसी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। वैसे आय के संबंध में बहुत सारी कटौतियाँ मिलती हैं, जैसे धारा 80IA, ये अधोसंरचना विकास के लिए मिलती हैं। धारा 80IAB विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए मिलती हैं। धारा 80IAC किसी निर्दिष्ट कारोबार के लाभ के संबंध में मिलती हैं। धारा 80IB ये गैर अधोसंरचना विकास उपक्रमों के लाभ के संबंध में मिलती है। धारा 80BA आवासीय परियोजनाओं के लाभ के संबंध में मिलती है। धारा 80IC विशेष राज्यों में स्थापित उद्यमों के लिए मिलती है। धारा 80IE पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रम के संबंध में मिलती हैं। धारा 80JJA ये जैव श्रेणीकरण, अवशिष्ट के संग्रहण एवं उनके प्रसंस्करण के व्यापार के लाभ के लिए मिलती हैं। धारा 80JJAA ये किसी नए नियमित कर्मकारों की नियुक्ति के संबंध में मिलती है, इस धारा में छूट। धारा 80LA अपतट इकाइयों आदि के लिए यह छूट मिलती है, बैंकों के संबंध में छूट दी जाती है। धारा 80P ये सहकारी समितियों के आय के संबंध में मिलती है। धारा 80PA ये उत्पादक कंपनी को पात्र कारोबार के लाभ के संबंध में दी जाती हैं। धारा 80QQB ये पुस्तकों के रॉयल्टी के संबंध में मिलती हैं। धारा 80RRB यह पेटेंट से संबंधित है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण धारा है ये है धारा 80TTA। इस धारा के अंतर्गत बचत खातों में जो जमा राशि होती है उससे प्राप्त होने वाली ब्याज के संबंध में यह कटौती मिलती है। किसे मिलती है? एक व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को किस संबंध में मिलती है? बचत खातों से जो ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि बचत खाता बैंक में हो, बैंक का व्यवसाय करने वाली किसी सहकारी समिति में हो या डाकघर में हो। यहाँ से जो ब्याज मिलेगा उसी पर छूट मिलती है। कटौती की अधिकतम सीमा होती है ब्याज की जो भी राशि हो उसका टोटल या 10,000 रुपये जो दोनों में कम हो। अर्थात यदि प्राप्त ब्याज 12,000 रुपये है तो हमें 10,000 रुपये की छूट मिलेगी। यदि प्राप्त होने वाला ब्याज 7,000 रुपये है तो हमें 7,000 रुपये की छूट मिलेगी। धारा 80TTB ये वरिष्ठ नागरिकों को बचत खातों से प्राप्त होने वाले ब्याज के संबंध में मिलती हैं। इसके लिए भी यही शर्तें हैं, एक व्यक्ति एवं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलती हैं।
खाता बैंक या बैंक का व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति या डाकघर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कटौती की अधिकतम सीमा है प्राप्त ब्याज की राशि का योग या 50,000 रुपये, जो दोनों में कम हो। अर्थात यदि प्राप्त ब्याज का योग 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये की छूट मिलेगी। यदि प्राप्त ब्याजों का योग 60,000 रुपये है तो 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक से आशय है जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक की हो। इसी में एक आखिरी कटौती है धारा 80U। ये निःशक्त व्यक्तियों की आय के संबंध में मिलती है। किसे मिलती है? एक व्यक्ति जो भारत में निवासी होगा, जिसे चिकित्सा अधिकारी ने निःशक्त व्यक्ति प्रमाणित किया होगा। ये इसकी शर्तें हैं। कटौती की अधिकतम मात्रा होती है सामान्य निःशक्त की स्थिति में 75,000 रुपये, सीधे 75,000 रुपये की छूट मिलती है। यहाँ पर गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है तो 1,25,000 रुपये की सीधे छूट मिलती है। कटौती के लिए शर्तें हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न के साथ जमा करनी होगी। यदि निःशक्तता का पुनः निर्धारण आवश्यक है तो नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मैं विद्यार्थियों से 2 शब्द कहना चाहूँगा। चूँकि यह अध्याय बहुत बड़ा है, इसलिए जैसा मैंने बीच में भी कहा है कि केवल कोर्स के सीमित तथा महत्वपूर्ण कटौतियों को इसमें मैंने शामिल किया है। विस्तृत अध्ययन के लिए इस हेतु प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन करें। वैसे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने उन्हीं कटौतियों को शामिल किया है जो मुख्यतः एक व्यक्ति को प्राप्त होती है। मैं चाहूँगा कि डिटेल के लिए आप पुस्तकों का अध्ययन करें। इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप बिल्कुल बताएं, मैं आपकी समस्याओं का हल करूँगा। जल्द ही मैं कुल आय की गणना से संबंधित प्रश्नों के हल सहित वीडियो तैयार कर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इस हेतु आप लोगों के कमेंट्स और सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।